हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, अब हम लोग करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 13। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एकदम लास्ट मोमेंट पे, लास्ट स्टेज पे आप कह सकते हैं, है ना। क्योंकि ये आपके लास्ट चैप्टर है और इसका एकदम लास्ट सीन है भैया, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लघु उत्तरी प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना चाहिए आपको। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको पता है सबसे पहले आपकी मैम ने ठाकुर पब्लिकेशन की किताब पढ़ाई है, उसके बाद में इजी नोट्स कंप्लीट करवाया है आपको, उसके बाद में मॉडल पेपर आपको दिए हैं और मॉडल पेपर सॉल्व करवाए। इनसे बाहर तो पेपर नहीं आएगा। अगर आप एक अच्छे स्कॉलर हैं और आपने शुरू से स्टडी की है तो कोई भी क्वेश्चन आपके संज्ञान से बाहर आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आइए शुरू करते हैं ये सिलसिला। शेयर कर दीजिएगा, बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट है बार बार। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विद्यालय। देखो, इस क्वेश्चन से आपके लॉन्ग आंसर तो बनते ही बनते हैं जो आपको अपने एंड से कर लेने। अब देखो 110% नहीं, 200% इस वाले चैप्टर से लॉन्ग आंसर एक आएगा आपके एग्जाम में, शॉर्ट आंसर भी आएगा, संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भैया, इनके शॉर्ट आंसर्स की तरफ चलेंगे, एकदम शुरू से करेंगे एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एनालिसिस। एक चिकित्सा निरीक्षण क्या है? मेडिकल इंस्पेक्शन। आप देखते होंगे भी होंगे बहुत जगह, जब आपको एडमिशन लेने जाना है तो वहाँ पर कहते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। तो मेडिकल टेस्ट क्या होता है, मेडिकल इंस्पेक्शंस क्या होते हैं, ये समझना है आपको यहाँ पर। तो एक चिकित्सा निरीक्षण भौतिक शरीर की पूरी तरह से दृश्य परीक्षा अर्थात जांच है। यह आमतौर पर एक चिकित्सक या नर्स द्वारा किया जाता है जो चिकित्सा पेशेवर होते हैं। निरीक्षक शरीर के सभी भागों की जांच करेगा तथा उन्हें नोट कर लेता है कि किस समस्या के लक्षण हैं, जैसे पीलिया या रीढ़ की वक्रता। अक्सर चिकित्सा निरीक्षण एक नियमित शारीरिक परीक्षण का हिस्सा होते हैं। ये स्कूल और अन्य संस्थानों में किए जाते हैं। चिकित्सा निरीक्षण के दौरान जब भी आपका मेडिकल इंस्पेक्शन हो रहा होता है तो उस समय शरीर की क्या होती है भैया, पूरी जांच की जाती है, यानी कि फुल बॉडी चेकअप जिसको आप कह सकते हैं। इसमें डॉक्टर या नर्स शरीर के हर एक आपके बॉडी पार्ट को देखेंगे और वजन और कुपोषण के साथ साथ बाल और त्वचा का रंग भी देखा जाता है। इसमें सांस लेते समय बारंबारता, आयतन और शरीर की गति को देखना, बहुत बच्चे मन से एकदम रहने लगते हैं तो आखिर वहाँ पे पता चल जाता है कि किस चीज़ की कमी है बच्चे के अंदर। साथ ही चाल और भाषा और ऐसे कई समस्या है जिन्हें चिकित्सीय अवलोकन द्वारा पहचाना जा सकता है। लेकिन टाइम टू टाइम पे मेडिकल इंस्पेक्शन होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। रीढ़ की शारीरिक वक्रता और विकृति भी देखी जा सकती है। निशान, चकत्ते, संभव ट्यूमर देखा जा सकता है। शारीरिक परीक्षण में रक्त, मूत्र या मल प्रयोगशाला परीक्षण में शामिल होता है। और डॉक्टर शरीर का तापमान, हृदय गति और रक्तचाप को मापने के लिए उपकरणों का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन चिकित्सा परीक्षण दृश्य जांच तक सीमित है। ये निरीक्षण नियमित या किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए हो सकते हैं। चिकन पॉक्स या सिर में जूं जैसी संक्रामक चिकित्सा समस्याओं को दूर करने के लिए चिकित्सा निरीक्षण का भी उपयोग किया जाता है। टीकाकरण क्या है? अब इसको तो पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। इम्यूनाइजेशन आप अपने विचार पर व्यक्त करो। सोने सुहागा वाला क्वेश्चन आ गया, अपने विचार लिखा तो फिर अपने व्यक्त करो आराम से, क्या दिक्कत है? हम क्यों पढ़ाएं बताओ? नहीं मैम पढ़ा दीजिए, चलो अच्छा पढ़ा देते हैं। भैया कोरोना में सबके टीका वीका वैक्सीनेशन तो हुआ ही है, बस वही लिख डालो पूरी कहानी है मैम। सही में मैम ये भी लिखना है कि हम कौन सी गाड़ी से, सामने जो हमारे एक आंटी थी उनको टीका नहीं लगा था, फर्स्ट डोज लग गया था मैम, फिर हम उनके साथ गए थे कोविशील्ड कोविन के मैम, फिर लगा और फिर मैम हम आ रहे थे वापस तो हमको बुखार आने। मैम ये सब भी लिखना है। हमने कहा पटक के मारेंगे, ऐसा ये सब कुछ नहीं लिखना है, नॉर्मल आंसर लिखना है। जैसे टीकाकरण परिवार और समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। अपने शिशुओं का टीकाकरण करके हम अपने समुदाय में सबसे अधिक जोखिमग्रस्त सदस्य जैसे नवजात शिशु की सुरक्षा कर पाते हैं। बच्चों के जीवन और भविष्य की सुरक्षा के लिए सबसे प्रभावी और किफायती तरीकों में एक है टीकाकरण। विगत 2 दशकों में भारत ने स्वास्थ्य सूचकों, खास करके शिशु स्वास्थ्य से संबंधित सूचकों में सुधार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति भी की है। भारत को सन 2014 में पोलियो मुक्त और 2015 में मातृत्व व नवजात टेटनस उन्मूलन सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। पूर्ण टीकाकरण को गति प्रदान करके वंचित लोगों तक पहुंच बनाने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया था। ये लाभार्थियों की संख्या, भौगोलिकरण, घर पहुंच
कर और टीकों की मात्रा के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है, जिसमें प्रतिवर्ष 2,70,00,000 नवजात शिशुओं को लक्षित किया जाता है। संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष भारत में 90 लाख से अधिक टीकाकरण सत्रों का आयोजन भी किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत नीमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन पीसीवी और रोटा वायरस वैक्सीन यानी कि आरबीवी जैसे टीकों को शामिल किया जाता है। इसके तहत एक देशव्यापी जो आपका मीजल्स के नाम से एक बीमारी होती है, रुबेला अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें सभी बालकों का लक्षित किया गया है, चाहे उनका आवास कहीं पे भी हो। इस प्रगति के बावजूद भी भारत में शिशु मृत्यु दर की और अव्यवस्था में संक्रामक बीमारियों की उच्च भागीदारी है। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टीकाकरण का प्रसार महत्वपूर्ण है। एक समय हजारों बच्चों की जान लेने वाली बीमारी पोलियो और स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन किया जा चुका है। प्राथमिक रूप से सुरक्षा व प्रभावी टीकों के कारण अन्य बीमारियों का भी उन्मूलन इस कगार पे है। अभी देख सकते हैं आप, कोविड-19 को हमने ऑलरेडी बताया है। अब देखो इसको पढ़ने में कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने इन चीज़ों को जिया है। वैश्विक महामारी आपकी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए। 2019 में आई कोरोना महामारी से बचाव के लिए भारत सरकार ने कोवैक्सीन नामक टीका भी अपने देश में बनाया। कोविड-19 अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस टीका के 2 डोज दिए गए। 28 दिन के अंतराल में पहले 60 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया, इसके बाद 45 वर्ष की आयु के लोगों का और फिर 18 वर्ष से ऊपर लोगों का टीकाकरण किया गया। बच्चों को वैक्सीन लगाने का अभियान 3 जनवरी 2022 से शुरू हुआ। इसमें 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन दी गई। तक 12 वर्ष की आयु तक के बालकों का टीकाकरण हो रहा था। छात्रों को कोरोना वैक्सीन डोज देने के कार्य विद्यालय और महाविद्यालयों को सौंपा गया। भारत जैसे देश ने कोविड-19 जैसी महामारी पर सफलता टीकाकरण द्वारा ही प्राप्त की है। ये टीकाकरण अभियान आज भी आपका जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित मुद्रा यानी कि पोस्चर को महत्वपूर्ण तरीके से इस विचार अपने लिखने हैं आपको। तो मुद्रा के अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। इसमें सफलता के साधक योग उच्च सोपान पर चढ़ता है तथा उसे आत्मा की प्रसुप्त शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसमें मन चंचलता समाप्त हो जाती है। यौन शक्ति का ओजस शक्ति में उदातीकरण हो जाता है। मुद्रा का शाब्दिक अर्थ होता है मुहर, क्योंकि ये मन को आत्मा के साथ जोड़कर मुहर बंद कर देता है, इसलिए इस अभ्यास को हम मुद्रा कहते हैं। अब मुद्राएं आपकी प्रमुख कौन कौन सी हैं? तो महामुद्रा, महाभेद, योग मुद्रा, विपरीत करणीय मुद्रा, योनि मुद्रा, उन्मिनी मुद्रा, सांभवी मुद्रा, काकी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, मुद्गिनी मुद्रा, खेशी मुद्रा, शक्तिचालिनी मुद्रा और वज्रोली मुद्रा। ठीक। शैक्षिक प्रशासन के केंद्रीकरण के नियमों के गुणों को समझाइए। जब ये शैक्षिक प्रशासन से संबंधित प्रश्न जरूर बनेगा, चाहे शॉर्ट में बने चाहे लॉन्ग में, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पर केंद्रीयकरण के नियम के गुणों को समझाने के लिए बात की गई है। तो केंद्रीयकृत शैक्षिक प्रशासन के द्वारा उसके समस्त शैक्षिक कार्यों एवं उत्तरदायित्वों में पूर्णतः समन्वय स्थापित रहता है। इस प्रकार का शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के अंतर्गत वंचित परिवर्तन लाने में समर्थ होता है। राष्ट्र को सामान्य प्रकार के शिक्षा प्रशासन के स्वरूप के आधार पर एकता के सूत्र में लाने में सहायक होता है। प्रत्येक मनुष्य को शैक्षिक उन्नति के समान अवसर प्रदान करते हैं। शिक्षा संबंधी अनुसंधानों में पर्याप्त सुविधा होती है, क्योंकि सभी सूचनाएं तथा आंकड़े एक ही सत्ता से प्राप्त हो जाते हैं। शिक्षा प्रशासन संबंधी सभी योजनाओं तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सफलता रहती है तथा समय और धन की भी बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन के नियम विभिन्न विद्वानों द्वारा जो प्रस्तुत किए गए उनको संक्षेप में बताओ। तो जो आपके पालमॉट थे, इन्होंने मानवतावादी समूह नियम दिया, विवेक समूह और अनुकूलन समूह नियम दिया। मुनि तथा रेले ने प्रशासकीय कार्य नियम दिया, शिक्षक एवं अन्य स्टाफ संबंधी नियम दिया, कार्य विभाजन के नियम दिए। हेनरी फेयोल ने प्रशासन व्यवस्था नियम दिया, अनुशासन व निर्देशन नियम दिया, केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण नियम दिया। शैक्षिक प्रशासन को संक्षेप में समझाओ। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में समझाने के लिए यहाँ पर कहा गया। ऐसे क्वेश्चंस को आप अपने एंड से बहुत अच्छा लिख सकते हैं, हेडिंग्स का यूज़ करके, सब हेडिंग्स का यूज़ करके, है ना। ज़रूरी नहीं आप यहाँ से सिर्फ हेडिंग्स को सीखो, सब हेडिंग्स को सीखो, टेक्निकल शब्दों को सीखो और अपने आंसर को अपने क्या कह सकते हैं शब्दों में प्रेजेंट करके आओ। शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख विषय प्राधिकरण या सत्ता तथा नियंत्रण माना जाता है, क्योंकि प्रशासन का स्वरूप तथा उसकी गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि सत्ता तथा नियंत्रण करने की शक्ति किस बिंदु पर आधारित है तथा उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। वस्तुतः प्राधिकरण उस शक्ति को परिलक्षित करता है जो कार्यकर्ताओं में कार्यों का विभाजन करती है तथा कार्य के लिए उन्हें उत्तरदायी बनाती है। नियंत्रण वह प्रणाली है जिसके द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है, परंतु ये दोनों तत्व प्राधिकरण और नियंत्रण मिलकर प्रशासन की गुणवत्ता का निर्णय करते हैं। प्रशासन में प्राधिकरण तथा नियंत्रण के प्रमुख पक्ष कौन कौन से? केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण।
बाह्य तथा आंतरिक प्रशासन। छात्रों के नियमित स्वास्थ्य निरीक्षण में होने वाले लाभों का वर्णन करो। अभी हम आपको इससे संबंधित बात बता चुके हैं कि टाइम पे ही बच्चों को अगर कोई बीमारी है तो सब चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक, कलाई की योग मुद्रा के प्रकार बताओ। तो 2 प्रकार के होते हैं आपके, एक होती है वैराग्य मुद्रा, एक होती है ध्यान मुद्रा। वैराग्य मुद्रा का उद्देश्य होता है भौतिक जगत से मोह कम करने के लिए, और इसमें हथेलियों को घुटने पर ऊपर की ओर मोड़कर रखते हैं। ध्यान मुद्रा, इसका उद्देश्य समाधि या मेडिटेशन के लिए होता है। इसमें दोनों हथेलियों शरीर के बीच में पेट के पास आराम करेगी। कलाइयों को, जो आपकी कलाइयाँ होती हैं, उनको जांघों पर धीरे से टिकाएं, जबकि दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे पर मिली हुई होंगी। ध्यान मुद्रा के फायदे क्या होते हैं? योग विज्ञान में कुल 399 से ज़्यादा मुद्राओं के बारे में बताया गया है। इससे मन शांत रहता है। चिकित्सा से संबंधित शिक्षक के कार्य क्या और कर्तव्य क्या होने चाहिए? पहली बात तो टीचर को, विद्यालय नर्स को बालक के संबंध में जानकारी प्रदान करनी चाहिए। माता पिता से बालकों के बारे में जानकारी प्रदान करें व बालकों की डॉक्टरी जांच में विद्यालय नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी को सहायता प्रदान करें। शिक्षक सुरक्षा प्रक्रिया को स्वयं अवगत रखें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेडिकल या स्वास्थ्य रिकॉर्ड के अभिलेख का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड के रख रखाव का वर्णन कीजिए। तो उससे क्या होता है, पता चलता रहता है टाइम टू टाइम पे कौन सी चीज़ें बच्चों में कम है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा हैं, है ना। उसके बाद में मेडिकल रिकॉर्ड के जो प्रकार होते हैं वो आपका EMR यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड के तरीके से अपने रोगियों के देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को सक्षम बनाता है। ये एक सुरक्षित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। उसके बाद में होता है POMR, जिसे समस्या उन्मूलन चिकित्सा कहते हैं। इस रिकॉर्ड को डॉक्टर लॉरेंस रीड द्वारा व्यक्ति की समस्या के विशेषज्ञ के रूप में पेश किया गया था। एक स्रोत उन्मुख रिकॉर्ड एक पारस्परिक दृष्टिकोण हो सकता है, जहां डेटा अपने आपूर्तिकर्ताओं या स्रोत के अनुसार आयोजित किया जाता है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्या अर्थ होता है? तो एक प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने में घर व समुदाय के साथ साथ सहयोग करना स्कूल के दायित्वों में शामिल है, और इन तीनों में स्कूल स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए अच्छी स्थिति है। अतः विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अर्थ विद्यालय के उस कार्यक्रम से है जिसके द्वारा छात्रों और विद्यालयों को नियोगी वर्ग के स्वास्थ्य को न केवल बनाए रख जाता है बल्कि उसमें वृद्धि भी की जाती है। स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम का अभिप्राय उस मिश्रित कार्यक्रम से है जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्यपूर्ण स्कूली जीवन और स्वास्थ्य निर्देशन की सहायता और छात्रों और नियोगी वर्ग के स्वास्थ्य की वृद्धि की जाती है। देखो ये सारे क्वेश्चन सब ऐसे हैं जिनको आप अपने एंड से भी कर सकते हो। अब स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम में अध्यापक की भूमिका का विवेचना क्या है? तो भैया योजना बनाना है, चिकित्सा परीक्षण करवाना, शिक्षा व प्रशिक्षण करना, सेमिनार व क्या वर्कशॉप का आयोजन करना, पर्यवेक्षण मार्गदर्शन करना। तो ये सब चीज़ें आप अपने एंड से भी लिख सकते हो, इतना कोई टफ नहीं है। ठीक, सो फाइनली यहाँ से आप कंप्लीट कर चुके हैं। क्या कंप्लीट कर चुके हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जाएगा नहीं कोई बच्चा। ठाकुर पब्लिकेशन से हमने इस बुक को आपको पूरा पढ़ाया है। उसके बाद में इजी नोट्स से संबंधित जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन की क्लासेस दी, प्लस इजी नोट्स के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो भी करवा दिए हैं। साथ में मॉडल पेपर हमने एप्लीकेशन पे आपको करवाया है, और उसके बाद में मॉडल पेपर की यूट्यूब पे भी क्लासेस दे दी हैं। इम्पॉर्टेंट है मॉडल पेपर को पढ़ना, इजी नोट से आंसर्स को भी, लॉन्ग क्वेश्चंस को देख करके जानना। ये कुछ चीज़ें हैं। स्ट्रैटेजी भी हमने आपको शेयर कर दी है कि कैसे पढ़ना है, 5 डेज स्ट्रैटेजी वाला प्लान। तो ये सारे सिग्मा रूल्स को फॉलो करो, पेपर दे करके आओ, बहुत अच्छे से पेपर करके आना है आपको। मेरी तरफ से आपको ढेर सारा ऑल द बेस्ट है ना। कभी भी कोई दिक्कत आए, आंख बंद करके चीज़ों को स्मरण करना, सब याद आ जाएगा, है ना। और बाकी इंस्टाग्राम आईडी हमारी PG.official के नाम से है। बहुत बच्चे मेंशन भी करते रहते हैं हालांकि, तो वहाँ से जुड़ जाइएगा तो आपको भी और भी पता चलेगा मेरे बारे में कुछ, क्योंकि मैं सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ाती हूँ, अभी तो डीलेट के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ, है ना। बाकी खैर ये तो एक सेकेंडरी चीज़ होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा, लाइक तो करना ही है आज के सेशन को, और शेयर करने के लिए तो बोलो पड़ोसी की कसम दे दूँ मैं, है ना। तो एक बार फटाफट से लिख दो अपनों के लिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन के माध्यम से जल्द ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।